फ्रेंड्स, हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक पढ़ रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे और कुछ जर्नल एंट्रीज बताई थी। आइए सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या क्या थी। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? सारी असेट्स को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। दूसरा काम, सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दो रियलाइजेशन में। लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब असेट्स बेचो। जब असेट्स बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बढ़ेगा ना हमारे यहाँ। और अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज़ को रीपे करो। लाइबिलिटीज़ को रीपे करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर किसी पार्टनर ने दे दी लाइबिलिटी तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अनरिकॉर्डेड असेट की। अब कोई ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की, सीधा रियलाइजेशन की एंट्री पास करो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अब कोई ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की, सीधा रीपेमेंट की एंट्री पास करो। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अगर आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो अज्यूम करना फुल पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपको खुद करनी है पेमेंट, लेकिन असेट्स के बारे में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। असेट्स के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप भी इग्नोर कर दो। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ा था हमने डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट हम इस चैप्टर में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो इन्हीं सब डिस्काउंट्स का तो टोटल है। कहीं हमने डिस्काउंट दिया, कहीं हमें डिस्काउंट मिला, हमें भी डिस्काउंट देना पड़ता है डेटर को, क्योंकि अगर डेटर्स ने कहा था मैं 3 महीने बाद दूंगा और हम अपनी दुकान अब बंद कर रहे हैं तो उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं यार अभी हमें तो मजबूरन अभी बंद करनी पड़ रही है, जो भी आप अभी दे दो। तो वो डिस्काउंट मांग सकता है आप लोगों से जल्दी पेमेंट लेने का। ठीक है। तो डिस्काउंट्स का टोटल ही तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकल के आता है, इस वजह से डिस्काउंट को इस चैप्टर में हम रिकॉर्ड नहीं करके चलते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। असेट एंड लाइबिलिटी अगर आपस में कैंसिल हो जाए, असेट और लाइबिलिटी अगर आपस में कैंसिल हो जाए तो उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ठीक है। चाहे वो अमाउंट अलग अलग हो तो भी नहीं होती। जैसे अगर 10,000 के क्रेडिटर्स हैं और हमारे यहाँ स्टॉक रखा है 9,000 रुपीज़ का, क्रेडिटर्स कितने हैं 10,000 के, स्टॉक कितने का है 9,000 का। हमारे यहाँ क्रेडिटर आया और हमने कहा कि हमारी तो सिचुएशन है ही नहीं कि हम आपको पे कर पाएँ, 1-1 रुपये की दिक्कत हो रही है तो आपको कहाँ से पे कर पाएंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये आपका जो स्टॉक पड़ा है 9,000 रुपये का, ये फुल सेटलमेंट में मुझे दे दो। ठीक है। ये फुल सेटलमेंट में हमने उसको दे दिया। क्या एंट्री पास करेंगे? इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। हो सकता है आपको यहाँ पर लग रहा हो कि एंट्री पास क्यों नहीं करी। देखो स्टेप वाइज चलो। सबसे पहले आपने जो 9,000 का स्टॉक है उसको ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर रखा होगा डेबिट साइड में। रियलाइजेशन टू असेट्स होता है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ दिमाग में। टू स्टॉक आपने 9,000 रुपये कर रखा होगा। अगली एंट्री फिर आपने क्रेडिटर को भी ट्रांसफ़र कर रखा होगा 10,000 रुपये से। समझ में आ गया? ये ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है असेट्स। अब मैंने आपको कहा रियलाइजेशन की कोई एंट्री पास मत करो। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब लास्ट में प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो हमारा जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो तो लास्ट में अपने आप बैलेंसिंग फिगर निकल कर ही आएगी। अगर सोचो क्वेश्चन में और कुछ ना हो, बस यही हो, तो 10,000 माइनस 9,000, डेबिट साइड में प्रॉफिट बच गया ना 1,000 रुपीज़ का, वही तो हमारा प्रॉफिट है। अगर आप इसमें एंट्री पास कर देते तो बल्कि कुछ और हो जाता। इसलिए ऐसे केस में अभी कोई एंट्री हमें पास नहीं करनी। असेट और लाइबिलिटी, हाँ अमाउंट अलग हो तो भी नहीं करनी। क्यों? डिस्काउंट तो वैसे ही रिकॉर्ड नहीं करते, अभी पुराने पॉइंट में पड़ा है। ठीक है। ये कभी भी एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो करेंगे। पैसा कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? जैसे अगला एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि 10,000 रुपये के क्रेडिटर हैं और 9,000 रुपये का वो स्टॉक ले गए और 1,000 रुपीज़ उन्होंने कहा कि अब आप कैश भी दो, क्योंकि ये तो स्टॉक आपका सिर्फ 9,000 रुपये का बना और मैं अपने 1 रुपये भी क्यों छोड़ूं। तो अब इस केस में हमारे को कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है उसको? 1,000 रुपये की। तो 9,000 रुपये की तो कोई एंट्री पास मत करो, बस कैश की एंट्री पास करो। कैश जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। समझ में आ गया आप लोगों को ये? तो ये एंट्री हम पास करेंगे इसमें। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग देख ही रहे होंगे। 10th पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है ये। रियलाइजेशन का एक्सपेंस का कई बार पूरा पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या करना है उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो ध्यान से सुनना, पहले तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस होते कैसे। रियलाइजेशन के एक्सपेंस हो सकते हैं जब हम अपनी दुकान को बंद कर रहे हैं तो असेट्स वगैरह जितनी भी थी उनको बेचना है। अब ये नई एसेट तो है नहीं जो इतनी आसानी से बिक जाए, पुरानी है। पुरानी एसेट्स को बेचने के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको जगह जगह जाना पड़ सकता है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ सकता है। दूसरा, अपनी लाइबिलिटीज़ को रीपे करना है तो क्रेडिटर्स वगैरह के साथ मीटिंग होगी, कभी आप उनको बुलाओगे, कभी आप उनके यहाँ जाओगे, खर्चे होंगे। ये सारे खर्चे कहलाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में दो चीज़ें आती है, बॉर्न बाय और पेड बाय। बॉर्न बाय मतलब किसको बियर करना है और पेड बाय मतलब पे किसने कर दिया। बियर किसको करना है मतलब कि ये एक्सपेंस अल्टीमेटली है किसका। तो वैसे तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस होने किसके चाहिए, नॉर्मली तो फर्म के ही होने चाहिए, और पे भी कौन करेगा, फर्म को ही पे करना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फर्म का खर्चा है, बिल्कुल सही बात है, पे भी किसको करना है, फर्म को ही करना है। क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी, खर्चा पे कर रहे हैं हम, सीधी सीधी बात है। पे करते हैं तो कैश क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये चैप्टर तो बहुत सिंपल है, एक चीज़ अपने आप सोच लो, दूसरी रियलाइजेशन ही होती है ज़्यादातर एंट्रीज में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा क्या हो कि बियर तो फर्म को ही करना था लेकिन बाई चांस पार्टनर ने पे कर दिया। मैंने कहा है ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग चलती है पार्टनर्स और फर्म के बीच में। तो अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो कोई बात नहीं, उसने पे कर दिया, बड़ी बात नहीं है, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। वो आकर फर्म में बता देगा कि मैंने अच्छा उसको खर्चा दिया था, मेरे ये खर्चे लग गए, ठीक है आप अपने खर्चे रखो, तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। लेकिन अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये लोग अपनी ड्यूटीज़ को बांट लेते हैं पार्टनर्स, कि एक पार्टनर का काम है कि कोर्ट वोट की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको करना, दूसरे पार्टनर को बोल दिया गया आप सारी असेट्स बेचो, तीसरे पार्टनर्स को बोल दिया गया आप लाइबिलिटीज़ को सेटल करो। अब जिसको असेट्स बेचनी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तो उसका है, क्योंकि जब तक असेट्स बिकेंगी नहीं लाइबिलिटी रीपे होगी नहीं, और कोर्ट में जाकर दिखाओगे क्या जब आपकी असेट्स ही नहीं बिक पाई। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो गया असेट्स को बेचने का। तो कई बार ऐसे केस में क्या होता है, पार्टनर को कुछ कमीशन दे दी जाती है कि आप ये कमीशन रखो और आप अब असेट्स को बेचो। लेकिन इसमें कई बार ये भी कंडीशन लगा देते हैं कि लेकिन अब जो खर्चे होंगे रियलाइजेशन के वो आप खुद ही करना, क्योंकि एक तो हम आपको कमीशन दे रहे हैं ऑन सेल ऑफ असेट, जैसे उसको कह दिया आप जितने में भी इसको रियलाइज़ करके लाओगे उसका 5% कमीशन आपका। तो पार्टनर भी चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि बिके असेट, ठीक है, वो अपने एफर्ट लगाएगा क्योंकि उसका पर्सनल भी उसमें बेनिफिट हो गया। फर्म का तो जो होना है लेकिन उसको हमने जब कमीशन के साथ अटैच कर दिया तो उसका अपना भी फ़ायदा इसमें हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कई बार क्या कह दिया जाता है कि अब खर्चे तो आप बियर करना जो आपको लगे, आप असेट बेचने कहाँ जा रहे हो ये आपकी हेडेक है, हमने तो आपको कमीशन दे देनी है, ठीक है। तो कई बार कह दिया जाता है पार्टनर को कि एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय यू, मतलब पार्टनर को खुद को बियर करने ही एक्सपेंसेस। तो अगर पार्टनर को बियर करने और पार्टनर ही पे कर रहा है तो फर्म को इससे मतलब क्या है, चाहे वो 10 लाख रुपए पे करे, 10 रुपये पे करे, 10,000 पे करे, अगर उसको बियर करने थे और वो ही पे कर रहा है तो फर्म इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर बियर पार्टनर को करने थे, पे फर्म ने कर दिए। फर्म ने क्यों पे कर दिए, अब ठीक है उसके पास उस टाइम पे पैसा नहीं था या उसी बंदे के पास, पार्टनर के पास ही फर्म की चेकबुक थी तो उसको मजबूरन फर्म के अकाउंट से देना पड़ा पैसा। फर्म ने पे कर दिया तो फर्म के पास से क्या चला गया, कैश, तो टू कैश तो होगा। लेकिन फर्म क्या करेगी, पार्टनर से चार्ज करेगी, पार्टनर को कहेगी तो आपको बियर करना था, हम क्यों बियर करें, तो आप दो ये पैसा, तो पार्टनर की कैपिटल से पैसा काट लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया। देखो सब चीज़ों के पीछे लॉजिक है, ठीक है। इन चारों में से कोई सा भी केस लग सकता है।
अगर फर्म का खर्चा फर्म ही पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर फर्म का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ा दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पे कर रहा है तो नो एंट्री। पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो अज्यूम करेंगे फर्स्ट केस लग रहा है। फर्स्ट केस लग रहा है मतलब फर्म का खर्चा फर्म ही पे कर रही है। जैसे अगर खाली ये लिखा आ जाए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000, तो क्या माने किसका खर्चा है? फर्म का। बी और पे भी कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 11th पॉइंट, कई बार पार्टनर को कमीशन दी जाती है, कमीशन देंगे पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट कर दी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, अच्छे एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है कि एक्स को हम 10,000 रुपीज़ की कमीशन पे कर रहे हैं। एक्स इज गिवन अ कमीशन ऑफ ₹10,000 फॉर बियरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। Actual expenses borne by him, incurred by him, ₹12,000, which are to be borne by him. हम उसको कमीशन पे कर रहे हैं 10,000 रुपये की, और ये भी कह दिया कि जो रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो आप ही बियर करना। ये कह दिया है फर्म ने। ठीक है। तो जब भी फर्म ये कह देती है कि आप बियर करना तो पे भी वही करेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या एंट्री करें? फर्म की, हम तो फर्म की बुक्स बना रहे हैं, पार्टनर की तो बना नहीं रहे। तो जो 10,000 रुपये की कमीशन फर्म दे रही है उसकी एंट्री तो पास कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000। जो 12,000 के खर्चे उसने बियर करे और पे करे उसका फर्म को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार उसको तो नुकसान हो गया नुकसान, लेकिन जैसे एग्रीमेंट था कि आपको कमीशन देंगे और आपको बियर करने खुद खर्चे, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, ये जो 10,000 रुपये का खर्चा है, एक्स को हम लोग कमीशन दे रहे हैं। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए? 12,000 रुपये के, विच आर टू बी बोर्न बाय हिम। बियर तो उसको ही करने थे, लेकिन विच इज पेड आउट ऑफ फर्म्स फंड्स, वो फर्म के फंड में से पे करती है। समझ में आया? मैं एग्जैक्ट लाइन जो दे रखी है वो नहीं बोल पा रहा क्योंकि मेरे पास ये सामने क्वेश्चन नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल आप लोग देखो, सेकंड एग्जांपल पूरा पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 10,000 रुपये की हम उसको कमीशन दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन 12,000 रुपये का उसने खर्चा कर दिया। जो बियर तो उसको करना था, लेकिन विच इज पेड आउट ऑफ फर्म्स फंड, उसने गलती से कहो या कैसे भी फर्म के फंड में से पे कर दिया। ठीक है। अलग अलग बातें हैं ये दोनों, इनको मिक्स मत करना। कमीशन की एंट्री अलग होती है, एक्सपेंस की अलग होती है। कमीशन की एंट्री पास करो पहले तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 10,000 कमीशन दे दी। अब 12,000 रुपये का खर्चा ना जानते हुए भी फर्म ने दे दिया, तो क्योंकि टू कैश हुआ फर्म में, लेकिन फर्म क्या करेगी? पार्टनर से ले लेगी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। समझ में आ गया पक्का ये? ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 3 पॉइंट पढ़ाए हैं आज की क्लास में, बाकी तो पुराने ही थे। असेट और लाइबिलिटी जब आपस में कैंसिल होती है तो कोई एंट्री पास नहीं होती। हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, कैश वगैरह इन्वॉल्व हो, तो उसकी एंट्री पास होती है। ठीक है। 10th पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, उसकी 4 जर्नल एंट्री बता दी। 11th पॉइंट हमारा कमीशन का, पार्टनर को कमीशन मिलती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री होती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है बात अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट हो गया। मैं जब बताता था पुराने उसमें तब भी ये कहता था कि ये ट्रीटमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर तक चलेगा। अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में तो एक जैसा ट्रीटमेंट है सारे रिजर्व्स लॉसेस का। यहाँ हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आपको ये देखना होगा किसी भी रिजर्व का अगर काउंटर पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, किसी भी रिजर्व का
अगर क्वेश्चन में काउंटर पार्ट गिवन है तो वो रिजर्व तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। अगर उसका काउंटर पार्ट गिवन नहीं है तो वो सीधा पार्टनर की कैपिटल में जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसके लिए बनाई है? इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है ना। तो अगर आपको असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इस आईएफएफ को रियलाइजेशन में ले जाओ। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो इसको पार्टनर की कैपिटल में बांट दो। वो बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? आईएफएफ डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया? और अगर काउंटर पार्ट गिवन है तो इसको रियलाइजेशन में ले जाओ, आईएफएफ डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया पक्का? और कोई रिजर्व का एग्जांपल दें, जैसे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या कोई काउंटर पार्ट होता है? ये तो वैसे ही किसी काउंटर के लिए नहीं बनते, ये तो फ्री होते हैं, तो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। P&L का क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, ठीक है। लेकिन डेप्रीसिएशन रिजर्व, ये डेप्रीसिएशन मतलब एक नाम आ गया डेप्रीसिएशन रिजर्व। क्या करें? काउंटर पार्ट देखो, डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? असेट्स पे। असेट्स तो गिवन होगी, फिक्स्ड असेट्स। क्योंकि ये गिवन है तो डेप्रीसिएशन रिजर्व विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट विल बी द एंट्री? डेप्रीसिएशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, ट्रांसफर तो कर दिया, अब आगे रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो कर दिया, तो रीपे थोड़ी ना करते हैं, या आउटसाइड लाइबिलिटी थोड़ी ना है। वहाँ पर पॉइंट बताया था मैंने, और आज भी स्टार्टिंग में रिकैप किया था कि लाइबिलिटीज रीपे कौन सी होती हैं? आउटसाइड। या आउटसाइड लाइबिलिटी थोड़ी है जो इसको रीपे करेंगे हम, ठीक है। तो जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं, प्रोविजंस वगैरह हैं, अगर उनका काउंटर पार्ट गिवन है तो उसको रियलाइजेशन में ले जाओ। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से अकाउंट्स को सुनते हो और अकाउंट्स अब आपको समझ में आने लगी है, तो आप एक चीज़ पाओगे कि रियलाइजेशन में ले जाओ या पार्टनर्स कैपिटल में ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों का सेम ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे? अगर आप इसको आईएफएफ को रियलाइजेशन में ले जाओ और कुछ नहीं करना, तो आईएफएफ पता है कहाँ पड़ा रहेगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में पड़ा रहेगा। करना तो कुछ और है नहीं। लास्ट में प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ मिल जाएगा, वो प्रॉफिट पार्टनर में बढ़ जाएगा। अगर आप गलती से आईएफएफ को पार्टनर्स में बांट देते तो भी तो पार्टनर्स को ही मिलता अल्टीमेटली, और अब भी पार्टनर्स को ही मिल रहा है। लेकिन बनाने वालों ने ट्रीटमेंट ऐसे ही बनाया है कि काउंटर पार्ट गिवन है तो रियलाइजेशन में लेके जाना है, काउंटर पार्ट गिवन नहीं है तो इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और काउंटर पार्ट किसको बोलते हैं? जिसके लिए ये रिजर्व बने हैं वो गिवन है, तो जिसके लिए ये रिजर्व बने हैं वो गिवन है तो उसको रियलाइजेशन में ले जाओ, वरना पार्टनर की कैपिटल में ले जाओ। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें जितनी भी होती है, कंसेप्ट जो होते हैं, ये आप लोगों को साथ साथ रिविजन जितनी करते रहोगे, कंसेप्ट इतने सारे हैं 12th में, और फिर भी आपके तो 30% कट गए, वरना कितने कंसेप्ट्स थे। वैसे तो अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड है और सब करते हैं, होमवर्क भी डेली मिलता है, आप लोग डेली वीडियोस भी देख रहे हो, और इसमें सब आ गए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चाहे एसडी की चारों लड़कियां ही हो, अर्चित हो, राधिका हो, अवनी हो, अब तो अवनी का भाई भी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो आप सारे जितने भी हैं, और किसी का नाम छूट गया हो तो वो भी, लेकिन इसको आप लोग कंटिन्यू करना, क्योंकि अगले साल आपके लिए कंपटीशन और भी टफ होने वाला है। ये साल जिन्होंने 12th दी है वो उनका ये साल ख़राब हुआ है। अब बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि यही नहीं पता चल रहा पेपर भरे ना भरे, इतनी कन्फ्यूजन चल रही है, गवर्नमेंट खुद कन्फ्यूज्ड है, तो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होल्ड पर हैं। ये लोग अगले साल आप लोगों के साथ देंगे, तो आप लोगों के लिए बाकी बैचेस से कंपटीशन डबल हो गया। जो बाकी जितने भी बैचेस आज तक गए हैं या जाएंगे आगे, उन सब में को जो कंपटीशन मिला करता था, आपको उससे डबल कंपटीशन मिलने वाला है, ठीक है। आप सोच कर देखो ये बात। क्योंकि इस बार वाला बैच भी अगले साल ही आप लोगों के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कोई घबराने की चीज़ नहीं, इसको तो अपॉर्चुनिटी मानते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी करना। तो जिसका काउंटर पार्ट गिवन हो वो रियलाइजेशन में, जिसका ना गिवन हो
वो सीधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मैं कई बार बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन में, और आप लोग तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन आप लोगों को भी डाउट आएगा, देखना पता नहीं क्यों आता है ये डाउट। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ नॉट अ रिजर्व, ये कोई रिजर्व नहीं होता। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉयज़ का पैसा कटा हुआ है उनकी सैलरी में से, वो पैसा तो उन्हीं का है और उन्हीं को मिलना भी चाहिए। इसलिए ईपीएफ को भूल से भी आप लोग पार्टनर्स की तरफ देखना भी मत, उनको तो बांटना ही नहीं है। ईपीएफ तो एक प्योर लाइबिलिटी है, वो क्रेडिटर की तरह, जैसे बाकी होते हैं ना, क्रेडिटर की तरह ही नॉर्मली रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र भी होगी, जो सेकेंड एंट्री बताई थी, ट्रांसफ़र ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, ठीक है, और रीपे भी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इसको रीपे भी करेंगे और ट्रांसफ़र भी करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कभी भी पार्टनर्स में बांटने का सोचना भी मत। नेक्स्ट है अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर्स में चार्ज करते हैं, आपको ऑलरेडी हर चैप्टर में जो बताता हुआ आ रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लोन बाय अ पार्टनर, जो पार्टनर का लोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन बाय अ पार्टनर टू फर्म और लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, इसको अब हमें पढ़ना है। देखिए पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से सबसे पहले आउटसाइडर्स को पेमेंट होगी, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होगी। इसी वजह से हम लोग पार्टनर के लोन को कभी भी रियलाइजेशन में नहीं लेके जाते, और पार्टनर का लोन कभी भी कैपिटल में भी नहीं ट्रांसफ़र होता। क्योंकि देखो कई लोगों को ये डाउट आता है, पार्टनर के लोन को कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते हम लोग। देखो पार्टनर ऑलरेडी सेकंड लाइन में खड़ा है, अगर हम उसके पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो तो सेकंड से हट के थर्ड में चला जाएगा, वो क्यों चाहेगा ऐसा हो, ठीक है। तो जब पैसे बट रहे होंगे तो सब चाहेंगे हम जितना आगे हो पाए उतना बढ़िया है, और पार्टनर्स लोन को लॉ ने खुद जब उसको सेकंड नंबर पे डाला है तो वो थर्ड पे क्यों आना चाहेगा। रियलाइजेशन में अलाउड ही नहीं है, रियलाइजेशन में तो आउटसाइडर्स की पेमेंट होती है, इस वजह से। तो अल्टीमेटली क्या बचा, पार्टनर के लोन की डायरेक्टली पेमेंट कीजिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन जब हम पूरी दुनिया से डिस्काउंट मांग रहे हैं, मतलब जितने भी फर्म में लोग थे सबसे डिस्काउंट मांग रहे हैं कि आप भी कम कर दो पैसे, आप भी कम कर दो, हो सकता है पार्टनर ने जो लोन दे रखा था, पार्टनर कहते चलो जब सबने डिस्काउंट दिया मैं भी डिस्काउंट देता हूँ फर्म को, मेरे को भी आप इतने पैसे कम दे दो, तो उसने भी डिस्काउंट दे दिया। अब देखो लिंक करो, कितनी बढ़िया चीज़ है। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट में बताया था कि डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, और वहाँ एक रीज़न बताया था क्यों नहीं होता। मैंने कहा कि क्रेडिटर आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्रेडिटर खड़े 10,000 रुपये के, आपने उनको पेमेंट कर दी 9,000 रुपये फुल सेटलमेंट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आपने टू कैश कर दिया 9,000 रुपये। आप डिस्काउंट मत लिखो, 10 और 9 माइनस होकर 1,000 रुपये अपने आप प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे, ये बताया था। डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन अब देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर तो पार्टनर ने लोन जो दे रखा था फर्म को, उस पर वो फर्म को डिस्काउंट दे रहा है। अब पार्टनर का लोन तो रियलाइजेशन में गया ही नहीं, क्योंकि मना है, अलाउड नहीं है, तो उसने जो फ़ायदा दिया, डिस्काउंट दिया, वो अपने आप तो पहुंच ही नहीं पाएगा रियलाइजेशन में, क्योंकि वो अपने आप नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अब वो वाला फ़ायदा सिर्फ वो जो फ़ायदा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, उस डिस्काउंट को हमारे को लेके जाना पड़ेगा किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन। अब वो जो फ़ायदा है, डिस्काउंट है, वो बुक्स में रिकॉर्ड करो। तो आपसे वाइवा में पूछ लें अगर कि डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं रियलाइजेशन में, डिसोल्यूशन में, तो आप कहोगे डिस्काउंट्स आर नॉर्मली नॉट रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन एक एक्सेप्शन है, व्हेन पार्टनर गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ हिज रीपेमेंट ऑफ लोन, तब हम लोग वो डिस्काउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ में आ गया ये, ठीक है। एक इससे इतर और है कि ये तो क्या था कि लोन बाय पार्टनर टू फर्म, दूसरा क्या हो सकता है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आप दोनों को अलग अलग चीज़ मानो,
लोन अगर पार्टनर ने दिया था वो फर्म की लाइबिलिटी थी। अब अगर फर्म ने लोन दिया है तो फर्म के ऊपर तो कुछ लाइबिलिटी नहीं है, फर्म के लिए तो ये असेट था। अब जब ये असेट था तो जब पैसे दे रहे होंगे लास्ट में क्या होता है, हर चैप्टर में हम बैलेंस सीडी निकालते हैं, लेकिन आपने देखा था रिटायरमेंट में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को टू कैश करके पे कर देते हैं। यहाँ पर तो सभी रिटायर हो रहे हैं, फर्म बंद हो रही है, तो यहाँ पर ना हम लास्ट में बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सबका टू कैश कर देंगे, सबको रीपे करके घर भेज देंगे क्योंकि फर्म बंद हो गई। तो जब टू कैश कर रहे होंगे सबका, उससे पहले जो फर्म ने लोन दे रखा था किसी पार्टनर को, अब या तो वो पैसे लेके आए फिर फर्म दे, इससे बढ़िया क्या है, पैसे देते वक्त उसकी कैपिटल से पैसा काट लो। तो इसलिए एंट्री क्या पास कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ में आया, जो फर्म ने लोन दे रखा था वो उसकी कैपिटल से काट लिया, और इसके लिए एक्ट में कुछ नहीं लिखा, कभी आपका उन्हीं एक्ट ने मना, एक्ट ने तो लाइबिलिटी वाले लोन के लिए मना किया था, ये तो असेट वाला लोन है। फर्म ने तो उस लोन के लिए मना किया था जो फर्म ने ले रखा है, ये तो फर्म ने लोन बांट रखा है पार्टनर को, तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है इसमें। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके कैपिटल में से पैसा काट दिया। समझ में आया। 15 पॉइंट अभी आप छोड़ देना। नेक्स्ट पॉइंट है 16, फाइनलाइजेशन करना है। अब अकाउंट्स को बंद कैसे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कैसे करना है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होता है, डेबिट साइड में डिफरेंस बचा तो प्रॉफिट है, ट्रांसफर कर दो टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू सारे पार्टनर्स को, इसमें ओल्ड और न्यू क्या, सभी ओल्ड है, ABC सब पार्टनर्स को बांट दो। एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीपे कर दो, जो उनके सरप्लस बच रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। कई बार किसी के पैसा कम पड़ गया, मतलब उसको फर्म को लेना है तो वो फर्म के लिए घर से लेके आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो तो जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो दिख ही जाएगा ना, डेबिट में डिफरेंस है तो टू कैश, उधर डिफरेंस है तो बाय कैश। कैश अकाउंट आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। कैश अकाउंट अगर हमारा मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी। समझ में आया। ये सारी जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली इस चैप्टर से रिलेटेड। एक तरीके का ये चैप्टर 80% कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई। ठीक है, इन दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लेना, तब जाकर ही आप लोग डिसोल्यूशन को ढंग से समझ पाओगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में